अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपको जवाब दूंगा इस सवाल का जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि बिलाल भाई, आप यूएई में भी रहे हैं, आप पाकिस्तान में भी रहे हैं, कनाडा में भी रहे हैं। आपके ख्याल में अगर एक बंदा यूएई में काम कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, वहाँ पर काफ़ी बचत भी होती है, टैक्स फ्री हेवन्स हैं वो, क्या ये वर्थ है कि वो बंदा यूएई छोड़ के या सऊदिया छोड़ के या अरब इमारात में से निकल के कनाडा में आके बसे, जहाँ पर इतने टैक्सेस हैं, जहाँ पर ज़्यादा बचत नहीं होती? आप अपने तजर्बे से बताएं कि आपके ख्याल में ये करना चाहिए लोगों को कि लगी लगाई अच्छी भली नौकरियां छोड़कर कनाडा में आ जाएं जस्ट बिकॉज उनकी पीआर हो जाती है या उनको वर्क वीज़ा कनाडा का मिल जाता है? तो आज की वीडियो में इसी सवाल का आपको मैं जवाब दूंगा। और मैं ये सवाल का जवाब देने के लिए अपने आप को इस काबिल क्यों समझता हूँ, उसकी एक वजह ये है कि मैंने खुद काम किया हुआ है दुबई में, और अब मैं कनाडा में रिहाइश इख्तियार कर ली है एज अ परमानेंट रेजिडेंट। मुझे यहाँ पर आए हुए अब 3 महीने हो चुके हैं। तो मैं बता सकता हूँ, इस पोजीशन में हूँ कि अच्छा भला कंपैरिजन कर लूँ। सुनिएगा, आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगा, और अगर अग्री करें या डिसअग्री करें, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, अगर आप अरब इमारात में ये सोचकर जाना चाहते हैं या वहाँ पर नौकरी इस वजह से करना चाहते हैं कि वहाँ पर टैक्सेस नहीं है और आप पैसे ज़्यादा बचा सकते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब मैं दुबई में था तो मेरी तनख्वाह थी 8,000 दिरहम, और उस वक्त मैं एक बैचलर था, यानी मेरी शादी नहीं हुई हुई थी, और मैं एक बेड स्पेस में रहता था जिसके मुझे माहाना 650 दिरहम देने पड़ते थे। 650 दिरहम बेड स्पेस में दे के, और खाना पीना महीने भर का मेरा हो जाता था लगभग 1200 दिरहम में। और उसके अलावा बसेस या ट्रांजिट के थ्रू जो भी मेरे एक्सपेंसेस आते थे, लगभग 300 दिरहम आप कर लें। कुल मिलाकर 21 से 2200 दिरहम मेरा खर्चा आता था पर मंथ, और बाकी सारे पैसे मैं बचा लेता था। 2 साल मैंने दुबई में नौकरी की। 2 साल के आखिर में आकर मेरी तनख्वाह 10,000 दिरहम कर दी गई। उनको भी मेरी कारकर्दगी अच्छी लगी, उन्होंने मान ली, उन्होंने मेरी तनख्वाह 10,000 दिरहम कर दी, और फिर मेरी शादी हो गई। और फिर मैं दुबई में स्टूडियोज़ देखने लगा, क्योंकि अकेला होने की हैसियत से तो मैं आसानी बेड स्पेसेस में रह सकता था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो ऑब्वियसली अगर मुझे अपनी फैमिली को साथ रखना था तो ज़रूरी था कि मैं कोई स्टूडियो अपार्टमेंट देखूं, कम से कम कोई 1 बेड अपार्टमेंट देखूं। और दुबई में इस तरह से होता है, जैसे एक बेड होता है, किचन और टीवी लाउंज जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर कनाडा में भी घर है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैंने पूरा हाउस टूर दिया है अपने घर का कनाडा में, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। तो उस टाइप की जो 1 बेड स्टूडियो था, या जिसको बोलते हैं 1 BHK, उस वक्त यानी 2018 में वो मिलता था लगभग 4,500 से 5,000 दिरहम का। तो 4,500 से 5,000 दिरहम देकर अगर आप एक स्टूडियो में रह रहे हैं, और उसमें यूटिलिटी बिल्स वगैरह शामिल नहीं थे, वो उससे हटकर थे जो मुझे पे करने थे, यानी बिजली के पैसे, गैस के पैसे, पानी के पैसे, वो उससे एडिशनल खर्चा था। फिर जब आप एज अ फैमिली रहते हैं यूएई में, तो आपके बाकी भी बहुत से खर्चे होते हैं, ख़ास तौर पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। कुछ भी वहाँ पर फ्री नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। और फिर जब आपके बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद उनकी स्कूलिंग शुरू होती है, तो स्कूलिंग भी इतनी एक्सपेंसिव है कि उस वक्त मुझे ये पता चल रहा था कि इवन दो मेरी तनख्वाह 2,000 दिरहम बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जब मैं फैमिली यहाँ पर रखूँगा तो ज़ीरो बचत है। ये देखते और भांपते हुए मैंने ये फैसला किया कि मैं दुबई को छोड़ दूँ,
क्योंकि मैं सिर्फ एक मुल्क में इसलिए नहीं रहना चाहता था कि मैं वहाँ पर वक्त गुजार पा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कमा रहा था वो सारा रेंट में जाना था या दीगर एक्सपेंसेस में जाना था, ले देकर एट द एंड ऑफ द डे उस वक्त एक दिरहम भी तकरीबन 35 रुपए का होता था। अब तो दिरहम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है पाकिस्तानी रुपए का, तो अब एक दिरहम कहीं बढ़कर हो गया है 35 रुपए से। उस वक्त तक तकरीबन 35 रुपए का होता था। तो मैं ये सोचता था कि शादी करने के बाद मैं जब फैमिली को दुबई में रखूँगा, उसके बाद ले दे के अगर महीने के एंड पे हमें 1,000 दिरहम बच रहा है या 2,000 दिरहम बच रहा है, दैट विल इक्वेट टू एनीवेयर फ्रॉम 50,000 टू 70,000 रुपया पर मंथ की अगर आप बचत कर रहे हैं, तो ये पैसे तो मैं पाकिस्तान में भी कमा के बचा सकता हूँ। पाकिस्तान में भी उस वक्त अच्छी नौकरियों में लोग 70,000, 80,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया कमा रहे थे। तो मैं सोचता था कि अगर देख के और ज़रा मियाना रवि से चल के आपने अगर 60-70 हज़ार ही बचाने हैं, तो फिर इतना अपने आप को मुश्किल में क्यों डालना। क्योंकि दुबई की जो लाइफ है काम करने वाले इंसान के लिए, वो कोई बेड ऑफ रोजेज नहीं है। वो लोग सुबह उठते हैं और शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे वापस आते हैं। समटाइम्स आफ्टर द वर्क आवर्स वो लोग मीटिंग रख देते हैं। मीटिंग आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे की अटेंड करने के बाद दुबई की बिजी स्ट्रीट्स में जब शाम को इतना रश होता है कि 2 किलोमीटर का भी सफ़र हो ऑफिस से घर तक का, तो वो कवर करते करते समटाइम्स 2 घंटे बीत जाते हैं। तो क्या करना था ऐसी लाइफ गुजार के वहां पर, जिसमें एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेविंग कोई खास नहीं हो रही या कुछ भी नहीं हो रही है। वो भी एक क्या सा राई थी कि हम 1,000-2,000 दिरहम बचा पाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। अगर व्यूअर्स में से कोई भी कभी अरब इमारात में रहा है या अभी रहता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वो मेरे ख्यालात से इत्तेफाक रखता है कि बिल्कुल कोई बचत नहीं होती वहाँ पर। और मेरे जो लोग, जो दोस्त, जो मेरे बैचमेट्स दुबई में काम कर रहे थे, अलैन में काम कर रहे थे, अबू धाबी में काम कर रहे थे, वो मुझे बताते थे जब मैं दुबई गया था 2 साल पहले उससे, कि हम लोग यहाँ पर 10 साल से हैं तो कुछ भी बचत नहीं हुई। हमारे पास इतने भी पैसे जमा नहीं हुए कि हमें पाकिस्तान में घर बना सकें। तो 10-10 साल से लोग दुबई में काम कर रहे थे और वो बस दे वर लिविंग पे चेक टू पे चेक। हाँ, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे थे इन द सेंस के खाने पीने को बड़ी आला किस्म की चीज़ें होती थी, एक खूबसूरत मुल्क में रह रहे थे, लेकिन वहाँ का पैसा वहीं रहता है। और ये जो कहा जाता है कि वो टैक्स फ्री हेवन है और वहाँ पर बिल्कुल टैक्सेस नहीं होते, ये बात सच है। लेकिन टैक्सेस नहीं होते तो गवर्नमेंट कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं देती और आपको अपनी हर चीज़ के लिए खुद पे करना होता है, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंसेस हो, चाहे वो आपके बच्चों की स्कूलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो जब अगर एक टैक्स फ्री मुल्क में भी रहकर एट द एंड ऑफ द डे बचत कुछ भी नहीं हो रही, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग टैक्स फ्री ओवर देयर। उसके बरक्स कनाडा में अगर आप देखें, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं क्यों खामखा बोलूं कि नहीं है, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। आपकी जितनी भी सैलरी होगी उसकी एक साइजेबल चंक कट के आपको सैलरी डिलीवर होगी। उसके बाद जो सैलरी डिलीवर होगी वो जब जब आप खर्च करेंगे, जिस प्रोविंस में उसमें जितना टैक्स लगता है वो हर चीज़ पर आप पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी $4,000 पर मंथ तनख्वाह है, फ़र्ज़ करें आपको टैक्स कटने के बाद कोई 3,300 मिली। अब वो जो 3,300 भी है उसमें भी समझ लें कि ओंटारियो में रहते हुए 13% आपने टैक्स पे करना है और जो बाकी का पैसा है वो आपका खर्च होगा आपके मर्जी के मुताबिक। और उसके बाद भी पूरे साल के बाद एक कैलकुलेशन होगी कि गवर्नमेंट देखेगी कि इस बंदे के कहाँ कहाँ से पैसे आते रहे हैं, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा गोशवारा, और फिर कैलकुलेट होगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। मतलब टैक्स टैक्स टैक्स, कनाडा में बहुत टैक्सेस हैं। लेकिन क्या टैक्सेस होने की वजह से ये क्या it is not worth moving from Dubai to Canada because here there are a lot of taxes? मैं नहीं समझता ऐसा कुछ है, बिकॉज अगर टैक्सेस हैं तो वही टैक्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में जो गवर्नमेंट बियर करती है। जब आपको कुछ भी होता है एक्सेप्ट फॉर डेंटल या कॉस्मेटिक सर्जरीज, सब कुछ आपका फ्री होता है। आपके बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता है, आपके बच्चों की ना तो स्कूल की फीस आपको पे करनी है, ना किताबों की फीस पे करनी है, ना आपको उनके बस सर्विस पे करना है, कुछ भी नहीं पे करना। मुफ्त में समझ ले बच्चे आपके पल जाते हैं यहाँ पर।
उल्टा गवर्नमेंट आपको बच्चों की ग्रांट देती है पर मंथ, जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कभी दुबई, सऊदीया वगैरह में मिल जाए। यहाँ पर मुझे अपनी दोनों बच्चियों का चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा भी तरह तरह के पैसे गवर्नमेंट भेजती रहती है, कभी जीएसटी बेनिफिट, तो कभी क्लाइमेट बेनिफिट, गॉड नोज, हमें खुद भी सेंस नहीं है लेकिन चेक्स आते रहते हैं। तो हाँ, यहाँ पर बहुत टैक्सेस हैं जिनकी वजह से आप की ज़्यादा बचत नहीं होती। बचत फिर भी आप कर सकते हैं यहाँ पर रहते हुए। मैं समझता हूँ अगर मियाँ बीवी दोनों काम करें, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है कि लेडीज़ को भी इनकरेज किया जाता है और लेडीज़ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कनाडा में कमाने के लिए। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बैक होम एक्सपीरियंस है आपके प्रोफेशन में या नहीं, या आप अपने प्रोफेशन में काम करते भी हैं कि नहीं। यहाँ पर अनगिनत लेडीज बस ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं। यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता कि कोई क्या काम कर रहा है, और ना ही किसी भी किस्म के काम के साथ कोई स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि फलां वेटर है तो उसकी इज्जत कम है, या फलां अगर रियल्टर है तो उसकी इज्जत ज्यादा है। नो, वी आर ऑल कनेडियंस हेयर, whether we are permanent residents, whether we are Canadian citizens, we are all Canadians, and we are all respected equally. Even if somebody is not a Canadian, अगर कोई यहाँ पर वर्क वीज़ा भी लेकर आता है और या कोई स्टूडेंट है, वो कनेडियन नहीं है ना वो परमानेंट रेजिडेंट है, उसकी भी वही इज्जत है, उसके भी वही राइट्स हैं। तो यहाँ पर निज़ाम ऐसा है कि ये नहीं चलेगा कि अमीर अमीर से अमीर होता जाए और गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए। यहाँ कनाडा में आने के बाद मैं ये समझा हूँ कि एक आम शहरी का गवर्नमेंट के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक है। गवर्नमेंट की एक आम शहरी की एक एक नकलो हरकत पे नज़र है, और एक एक ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट होती ही होती है। मतलब कि आप एक जाकर डबल रोटी नहीं खरीद सकते जब तक आप उस पर टैक्स पे नहीं करते। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की छतर छाया तले ही आप कुछ ना कुछ करेंगे। समझते हैं मतलब जिसको, कि गवर्नमेंट हैज टू बी देयर चाहे आप कुछ भी करते हैं कनाडा में। तो इससे होता ये है कि गवर्नमेंट देखती है कि जो लोग एक सर्टेन लेवल से कम कमा रहे हैं उनको गवर्नमेंट फंड्स देती है, उनकी एड देती है, उनको हेल्प आउट करती है ताकि वो अपनी लिविंग अच्छी रख सके। यहाँ पर कोई अमीर से अमीर है, उसने भी आईफोन 14 प्रो मैक्स रखा होगा। कोई अगर न्यू इमिग्रेंट है मेरी तरह, जिसका अपना यहाँ पर ना गाड़ी है ना घर है, और मैंने भी आईफोन 14 प्रो मैक्स रखा हुआ है। अब फोन पाकिस्तान में कितना एक ऐसी चीज होती है कि लोग सोशल स्टेटस समझते हैं इसको, या एक दूसरे का स्टेटस जज करते हैं फोन से कि किसने कैसा फोन रखा हुआ है या किसने कैसी गाड़ी रखी हुई है। कनाडा में आके अगर आप उतने रिच नहीं हैं तब भी आप फोन भी अच्छे से अच्छा रख सकते हैं, आप गाड़ी भी अच्छी से अच्छी रख सकते हैं। और जहाँ तक घर का ताल्लुक है तो वो तो बहुत से लोग पैसे होते हुए भी यहाँ पर लेते नहीं है, क्योंकि मॉर्गेजेस इतनी ज़्यादा हैं। और एक ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इवन कोई बहुत भी अच्छा कनाडा में कमा रहा है, कि घर इतने एक्सपेंसिव हैं कि इट टेक्स ऑलमोस्ट अ लाइफ टाइम टू पे ऑफ फॉर द होम। तो बहुत से लोगों को ये ज़्यादा सेफ और सस्ता लगता है कि वो रेंट पर ही रहते हैं, चाहे वो कितना भी कमा रहे हो। तो एट द एंड ऑफ द डे एक अगर बंदा बहुत अमीर है वो भी रेंट पे रह रहा है, मैं भी रेंट पे रह रहा हूँ, गुजर तो वक्त रहा है, और मुझे माशाल्लाह अपनी इस बेसमेंट में भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, अनलिमिटेड गर्म पानी है मेरे पास, अनलिमिटेड गैस, हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी, किसी चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है, जो पाकिस्तान में टेंशन ने खपा मारा था मुझे। तो देखा जाए तो हम कनाडा में एक बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीते हैं। अच्छे से अच्छा खाना है यहाँ पर, खालिस ग़िज़ाएँ हैं, कवानीन बहुत सख्त है यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग बदतमीज़ी नहीं करते और लोग तमीज़ करते हैं, और नज़्म ज़ब्त है यहाँ पर। और गवर्नमेंट ख्याल रखती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो मिनिमम वेज भी अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है ताकि गरीब ना पिसे। कनाडा में अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है तो वो बहुत अमीर लोगों को ज़्यादा परेशानी है कि वो उतना खुल के जी नहीं पाते, इन द सेंस कि इतना पैसा जोड़ नहीं पाते जितना पाकिस्तान और इंडिया में अयाशी लगी हुई है लोगों की, कि अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मिडिल क्लास तबका मिटता जा रहा है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन जाता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। गैप बढ़ता जा रहा है अमीर और गरीब में, जिसकी वजह से इंतशार का शिकार है हमारा मुल्क, मुआशी तौर पर भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरह से। ऐसे मुल्क कभी तरक्की नहीं करते जिसमें अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर होता जाए। आप लोग
मेरी बात को सेकंड करेंगे, मतलब अग्री करते हैं मेरी बात से? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये बात सच है कि नहीं है, कि एक ऐसा मुल्क जिसमें अमीर अमीर से अमीरतर होता जाए और गरीब गरीब से गरीबतर होता जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि उसमें कितने ही लोगों को तो बुनियादी इंसानी हुकूक ही नहीं मिले होते, साफ पीने का पानी नहीं मिला होता, अपने रहने के लिए उनको सही घर नहीं मिला होता, कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो वो प्रोग्रेस क्या खाक करेंगे? तो ऐसे में अगर आप कनाडा में देखें, इतनी बचत अगर नहीं भी हो रही तो भी लाइफस्टाइल आपका ऐसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है, जैसे पाकिस्तान में मैं समझ लें कि इस्लामाबाद के किसी से पोश किस्म के इलाके में रह रहा हूँ। जैसे मैं F6 में रह रहा हूँ, उससे भी बेहतर किस्म का ये इलाका है। एंड दिस इज नॉट इवन द मोस्ट डेवलप्ड सिटी इन कनाडा, दिस इज वन ऑफ द लेस डेवलप्ड सिटी इन कनाडा। लेकिन इसमें भी रहते हुए मुझे ऐसा लाइफस्टाइल मिला हुआ जैसा पाकिस्तान में मुझे पोश से पोश इलाके में भी रहकर ना मिलता। तो मैं बहैसियत एक शादीशुदा बंदा जिसके अपने बच्चे हैं, 30s में हूँ, मुझे आगे का देखना है कि आगे मैं इस किस्म की माहौल दूं अपनी फैमिली को भी, खुद को भी, जहां पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हों बहुत ज़्यादा, जहां पर अपॉर्चुनिटीज़ हों, जहां पर लोग जज ना करें, जहां पर अमीर और गरीब में कोई तसादुम ना हो, कोई डिस्टेंस ना हो। तो ये एक बेस्ट किस्म की इन्वायरमेंट होती है इंसान के लिए खुल के अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर करने के लिए और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए और अपने लिए बेहतर से बेहतर करने के लिए। और मेरे बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं माशाल्लाह, बल्कि उनकी ग्रांट भी आ रही है, और मैं भी अच्छा भला कमा रहा हूँ। और हिना अभी काम नहीं कर पा रही क्योंकि जीनिया उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, लेकिन डाउन द लाइन वो भी हो सकता है जॉब करे। तो स्पेशली जब दो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, तो फिर आप ठीक ठाक बचत भी कर सकते हैं। और अब तो इन्फ्लेशन इतनी हो गई है कि जब मैं पाकिस्तान से कनाडा आ रहा था तो उस वक्त एक कनेडियन डॉलर एक महीने के अंदर अंदर 170 से 210 पे जा पहुंचा था। और अब क्या रेट है एक्सचेंज, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इट मेक्स टोटल सेंस कि आप निकलें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, और ये मत देखें कि कहीं पर अगर टैक्सेस नहीं है तो वहां पर आप ज्यादा पैसा जोड़ लेंगे। पहली तो बात है कि एक दफा आपकी शादी हो जाती है ना, उसके बाद पैसा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है अगर आपने अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है। हाँ, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो सारी उम्र पैसे जोड़ते रहते हैं, पैसे जोड़ते रहते हैं, एंड में कुछ उनका जुड़ भी जाता है, लेकिन सारी उम्र उन्होंने कुर्बानियां दे दे के और एक बिल्कुल बुनियादी सा लाइफस्टाइल जी के। मतलब बात यह है कि हर पल में जिंदगी कितनी है, इंसान की जिंदगी ही बहुत छोटी है, और उसमें भी जितने पल हैं उसमें भी आपने अगर खुल के ना जिया, आपने एंड में चंद पैसे बचा भी लिए, जो एट द एंड ऑफ द डे जितने साल आपने मेहनत कर करके वो पैसे जोड़े होंगे, बहुत हाई रिस्क होता है कि किसी ना किसी थर्ड क्लास इन्वेस्टमेंट में वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं, या वो इन्फ्लेशन की नज़र हो जाते हैं। मतलब आपने 20 साल काम किया, मियाँ बीवी दोनों ने काम किया, अच्छे भले पैसे कमाए, और वो अगर अपने ऊपर खर्च करते तो वो एक बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल जी सकते थे, खाने पीने पर अपने लगाते, अपने घूमने पर, मतलब वेस्ट ना करें पैसे। मैं कभी वेस्ट करने को इनकरेज नहीं करता, लेकिन खुल के जिए। जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया में क्रिएट की हुई हैं, आप उनसे भरपूर मुस्तफीद हो। आप क्यों अपना हाथ रोकें? अगर आप अफोर्ड भी करते हो, लेकिन आपने फिलाडेल्फिया क्रीम चीज नहीं खाना क्योंकि वो एक, आप समझते हैं कि ये एक लग्जूरियस आइटम है। अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो आप बस रख लेंगे, पैसे बैंक में पड़े सड़ते रहेंगे, इन्फ्लेशन की नजर हो जाएंगे। खाएं पिएं, एंजॉय करें, सदका खैरात करें, अच्छे कामों पे लगाएं, ठीक है? तो दैट इज द वे टू लिव। तो कनाडा में मैंने ये देखा है, एक इस किस्म का कल्चर है कि लोगों में जोड़ने का बहुत ज्यादा ना वो है, लोगों में भी नहीं है, और ना सिस्टम इस किस्म का है कि वो इजाजत देता है आपको पैसे बहुत ज्यादा जोड़ने की। लेकिन आप बहुत खुल के और बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल यहाँ पर जीते हैं, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज मैंने भी दुबई से बहुत पैसा कमाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की उसके बाद के समझ लें कि मोस्ट ऑफ इट डूब गया। मतलब डूबा नहीं है, वो इन्वेस्टेड है पैसा, लेकिन वो बस छोड़ दें उस बात को। उसी की बात से, उसी से सीखते हुए मैं ज्यादा शाह खर्च हो गया हूँ, इन द सेंस के मैं अब मुझे पैसे जोड़ने का नहीं है या मुझे इन्वेस्टमेंट्स करने का नहीं है जगह जगह। मुझे ये है कि जो पैसा मैं कमाऊं वो लगे तो सही, रास तो आए, मुझे नसीब तो हो, उसमें फायदा है। या आप पैसा सदका खैरात कर दें, वो आपकी आखिरत में चला जाता है, आपको वहां पर फायदा होगा बेस्ट।
या पैसा आप लोगों अहलो यार पर लगाएं, वो भी सदका खैरात में आता है, अच्छी बात है। या आप अपने ऊपर पैसा लगाएं, अच्छे से अच्छा खाएं पिए, घूमें फिरें, ऐश करें, खर्च करें पैसा। अल्लाह ताला भी ये कहता है कि खर्च करें पैसा। अगर आप खर्च भी करेंगे, फर्ज करें अच्छे कपड़े भी आप खरीदते हैं, किसी का कारोबार चमक रहा है, उससे पैसा हरकत में आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहनने क्योंकि ये इसराफ में आता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप हर रोज एक नया जोड़ा पहने, लेकिन जब आप कपड़े लें तो अच्छे कपड़े लें, ठीक है। अब उसमें आप एक वो उसमें पैसे बचाते हुए एक आप तो क्वालिटी पर भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सेकेंडली, इंसान की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, तो आपको हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मियाना रवि भी इख्तियार करनी है और पैसे को हरकत में लाएं। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ना सोचें। कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं पता कि रास आएगी आपको या नहीं आएगी। अगर किसी ने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया और उसको उससे फ़ायदा हो गया, एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा हो गया, ज़रूरी नहीं है कि तीसरी दफ़ा भी उसको फ़ायदा हो सकता है, तीसरी दफ़ा उसके सारे पैसे उसमें डूब जाए। इसी तरह मैंने देखा लोग दुबई में बहुत पैसा कमा कमा के फिर वहां पर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। किसी का रेस्टोरेंट चलता है, किसी के सारी उम्र की कमाई डूब जाती है। तो मैं इन्वेस्टमेंट से आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो एक थॉट प्रोसेस है हमारा कि पैसा जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कल को फायदा होगा, आपकी किस्मत है और अल्लाह ताला का हुक्म है। हुआ तो फायदा होगा, अल्लाह ताला को मंजूर ना हुआ तो फायदा नहीं होगा। लेकिन आप जो पैसा एंजॉय कर सकते थे वो आपने जमा करके इन्वेस्ट करके एक जुआ खेला एक तरह से। तो ये चीज़ होती है। तो मैं ये नहीं समझता कि आप दुबई या अरब इमारात या सऊदिया इसलिए जाएं क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस इतने नहीं है या वहाँ पर आप पैसा कमा कर जोड़ सकते हैं। बिकॉज जुड़ा हुआ पैसा हो सकता है आपको रास आए, हो सकता है ना आए। और वैसे ही अगर आप फैमिली के साथ उन ममालिक में भी रह रहे हैं तो कोई पैसा आपका नहीं जुड़ना। उससे बेहतर है कि आप कनाडा की में आने का अगर आपको मौका मिलता है तो आप कनाडा में आए, क्योंकि यहाँ पर आकर कम से कम आपको शहरियत मिल जाएगी। कल को आपको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेंगे और शहरी होने के नाते शहरियत आपको ना भी मिले, खाली परमानेंट रेजिडेंट भी आप बन जाते हैं तो आपको बहुत सी ग्रांट्स मिलती हैं और आपका एक बेहतरीन लाइफस्टाइल होता है। ये मेरा ख्याल है, आप लोगों का अपना हो सकता है। नीचे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिए। ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।